हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ये चैप्टर 3 है हमारी बुक 2 का। एंड ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। जो फर्स्ट पार्ट वीडियो है उसमें मैं ये आधा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, तो शुरुआत का चैप्टर आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जितने भी एडेड टॉपिक है, आपको पता है जो 2020 के अंदर टॉपिक्स ऐड हुए हैं इस चैप्टर में इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। पहले नाम था इसका इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, अब हो गया इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो वो जो एडेड टॉपिक है वो भी पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाके पढ़ सकते हो। और अब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना पढ़ेंगे और न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। एंड न्यूक्लियर पॉलिसी में भी एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड हुआ था हमारे सीबीएसई से, जो पीडीएफ आया उसमें भी गिवन था, वो यहीं पे तो मैं इस वीडियो में समझा दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमें स्टार्ट करना है इंडिया और चाइना का पीस, यानी कि कितने समय तक हमारी और चाइना से शांति रही थी एंड कब हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था चाइना के साथ में। दैट ऑल वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो तब हमारा जो रिलेशनशिप था पाकिस्तान के साथ, हमें पता है हमारा वॉर हो गया था। तो जो चाइना था उसके साथ हमने फ्रेंडली रिलेशन स्टार्ट करे थे। जब इंडिया बॉर्न हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद चाइना हमारा अच्छा खासा दोस्त बन गया था। और उस समय पे 1949 के अंदर चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि चाइना ने कम्युनिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था कि यानी कि सब कुछ स्टेट कंट्रोल होगा। और नेहरू जी एंड जितनी भी हमारी जो इंडिया के काफ़ी लोग जो थे उन्होंने उस समय पे चाइना को सपोर्ट करा। नेहरू जी स्पेशली चाइना को सपोर्ट करा कि अच्छा कर रहे हो तुम, कम्युनिज्म को प्रमोट करके तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी कंट्री को। क्यों? क्योंकि वो समय ऐसा था, कभी ब्रिटेन की कोई कंट्री, ब्रिटेन आ गया, यूरोप की कोई कंट्री आ गई, या फिर अमेरिका या फिर रशिया जैसी कंट्रीज आके दूसरे जो छोटे छोटे देश थे उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कम्युनिस्ट जो आपने रेवोल्यूशन करा है, नेहरू जी ने सपोर्ट करा उसे और कहा कि आप जो वेस्टर्न डोमिनेंस है इस तरीके से उसको कम करियो। एज इट इज़ इंडिया ने भी प्रोटेक्शनिज्म फॉलो करा था, जिससे कि आप कोई भी बाहर का देश आके हमारी सोवरेनिटी, हमारी हार्ड अर्न्ड फ्रीडम हमसे नहीं छीन पाए। बट देखो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, वो हमेशा से ही कॉन्शियस थे। जैसे कई लोग होते हैं जिनकी सिक्स सेंस होती है, उन्हें पता होता है भैया ये नाटक कर रहा है अच्छा होने का। तो उसी टाइप से थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो बहुत कॉन्शियस थे। ही वॉज क्लोज टू नेहरू जी ऑल्सो। उन्होंने कहते थे कि भैया आगे चल के फ्यूचर में ये जो चाइना है ये सांप बन के बाहर आएगा, यही हमारे साथ कुछ गलत करेगा। और नेहरू जी उस समय पे उनकी बात को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इनफैक्ट जो हमारी मिलिट्री थी, मिलिट्री भी ठीक से नहीं लगाई गई थी। चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर था उस पे सिर्फ पैरा मिलिट्री फोर्स रखी हुई थी चाइना इंडिया के बॉर्डर पे, यानी कि बहुत ही एक्सीडिंगली अनलाइकली लगता था। एक्सीडिंगली अनलाइकली मतलब कि तुम सोचो तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे एक दोस्त पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाए और वो बहुत बदतमीज हो, तुम्हें पता है मम्मी हर समय उसकी तारीफ करने, नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ अ थिंग दैट नेहरू जी को कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट हो गया था चाइना के ऊपर। एंड बाकी लीडर्स को लगता था भैया चाइना एक दिन कोई बदतमीजी करेगा एंड हमें अपने बॉर्डर्स को अच्छे से गार्ड करके रखना चाहिए। खाली पैरामिलिट्री फोर्स नहीं, मिलिट्री आर्मी भी बहुत अच्छी खासी लगा देनी चाहिए। बट नेहरू जी ने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा कि चाइना कुछ करेगा। इनफैक्ट अब उन्होंने क्यों सोचा ऐसा, वो काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन कर चुके थे चाइना के साथ में। फॉर एग्जाम्पल पंचशील एग्रीमेंट, फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैं पंचशील पॉलिसी पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वो हमारी इंडिया फॉरेन पॉलिसी का एक मेन पार्ट था। ये होते हैं 5 प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसको चलाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इंडिया बाकी के देशों से डील करेगा। तो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, 1 मार्कर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल 1954 को अग्रीमेंट 2 लोगों के बीच में साइन होता है। तो दूसरा इंसान कौन था? ज़ोहू एनलाई, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर ज़ोहू एनलाई और नेहरू जी ने ये एग्रीमेंट साइन करा और इसमें कुछ कुछ लिखा था, हाँ भाई हम तुम्हारी इंटेग्रिटी को संभाल के रखेंगे, तुम हमारी इज्जत करना हम तुम्हारी करेंगे, तुम हमारी बाउंड्री में आना तुम हम तुम्हारी बाउंड्री में नहीं आएंगे, तुम हमसे अच्छे से रहना हम तुम्हारे से अच्छे से रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें इस एग्रीमेंट में लिखी हुई थी। तो एग्रीमेंट साइन हो गया। उसके बाद एक इशू क्रिएट होता है, एक मुद्दा होता है जिसकी वजह से
हमारे और चाइना के जो रिलेशन है वो ख़राब होने लगते हैं। फर्स्ट इज़ तिब्बत। देखो तिब्बत क्या है, तिब्बत एक सेंट्रल एशियन प्लेट्यू है, हमने देखा है, तिब्बत बोलते हैं जिसको, वो ना चाइना ने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करके रखा था, मतलब चाइना उसके ऊपर अपना कब्जा जमा के रखता था। एंड बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहता था, कभी चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लेता था, कभी तिब्बत इंडिपेंडेंट हो जाता था, फ्री हो जाता था। और 1950 में चाइना क्या करता है, तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, टुक ओवर कर लेता है, इनकी ज़बरदस्ती जाके तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब तिब्बतियन चुप थोड़ी बैठेंगे, उन्होंने इस चीज़ को अपोज करा। देखो ये तिब्बत जो थी, इनकी फिर भी इतनी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आराम से पीसफुल से ये जगह थी, और यहाँ पे बार बार चाइना आके उनको तंग कर रहा था। तो उस समय पे भी इंडिया ने भी काफ़ी बोला चाइना को कि जब पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था तब भी, कि भैया आप तिब्बत की इंटेग्रिटी, तिब्बत को छोड़ दो अकेला, तिब्बत को इंडिपेंडेंस दे दो, उनको तंग मत करो। इंडिया ने भी ऐसा चाइना को बोला था। और जिस समय पे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आते थे ना चाइना के, इंडिया के अंदर पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ उस ज़माने में, तो जब चाइना के हमारे प्राइम मिनिस्टर आते थे जोहू, उनके साथ में दलाई लामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम सब उन्हें जानते हैं, धर्मशाला में वो रहते हैं दलाई लामा। और वो पहले कहाँ रहते थे, वो तिब्बत में रहते थे। ही इज़ अ स्पिरिचुअल लीडर, उनके फॉलोअर्स हैं, कौन नहीं जानता उनको। तो वो भी आया करते थे नेहरू जी के पास, एंड वो उस समय पे जब आते थे ना, तो नेहरू जी को सारी प्रॉब्लम्स बताते थे कि जो तिब्बत है वो बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट सिचुएशन के अंदर है, चाइनीज़ जो लोग हैं उन्हें आके बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ये बात नेहरू जी को आके तिब्बत से दलाई लामा ने बताई थी। अब 1950 में इसने टुक ओवर करा था। 1958 के अंदर आर्म्ड अपराइजिंग होती है, यानी कि आर्मी बना के जितने भी तिब्बत के लोग हैं खिलाफ खड़े होते हैं चाइना की गवर्नमेंट के, चाइना की मिलिट्री के, कि भाई निकलो, वाई आर यू गवर्निंग अस। तो उस समय पे सप्रेस कर देता। भैया चाइना की मिलिट्री उस समय पे भी बहुत अच्छी खासी थी, तिब्बत छोटा था बहुत, तो उस समय पे चाइना मूवमेंट को सप्रेस कर देता है, यानी कि उसको दबा देता हैगा। और दलाई लामा इस बात से ना खुश होके क्या करते हैं, 1959 के अंदर ये पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं इंडिया के अंदर। ये और इनके फॉलोअर्स, बुक में फ़ोटो बनी हुई है, आ जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर सेटल होने के लिए। कुछ बाकी देशों में भी जाते हैं, क्योंकि इनका जीना मुश्किल कर देता है, दुश्वार कर देता है चाइना इनकी अपनी कंट्री इंडिया के अंदर। और इंडिया बहुत हंस के इनको पॉलिटिकल असाइलम, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अपने घर में आने का न्योता दिया कि ठीक है आप आइए, यहाँ पे रहिए आराम से, हम आपको इंडिया के अंदर रखेंगे। असाइलम दिया, ये रेफ्यूजी बन गए, इंडिया में ये लोग सेटल हो गए। दिल्ली में भी काफ़ी सारी तिब्बतियन सेटलमेंट्स है, हम सबको पता है। और धर्मशाला मेन हब है ये धर्मशाला, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे दलाई लामा जी रहते हैं। 1950s और 60s में जब सोशलिस्टिक पार्टी थी और जो जनसंघ है उन्होंने भी सपोर्ट करा। देखो कोई भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं था। जब नेहरू जी ने और बाकी जो लीडर्स ने कहा दलाई लामा को आ जाओ इंडिया में रहने के लिए, तो हर एक ने इसको सपोर्ट करा। इवन अपोजिशन पार्टी सोशलिस्टिक जनसंघ, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट करा, अच्छा किया कि इन्हें हमने बुला लिया है। और जो चाइना था उसने तिब्बत को ऑटोनॉमस रीजन बना दिया, यानी कि उसको चुप कराने के लिए उसको ऑटोनॉमी दे दी। और कहने लगे कि जो ये तिब्बत है इसको एक्चुअली में कोई बाउंड्री डिस्प्यूट से दिक्कत नहीं है, ये तो हमें इसलिए कह रहा है कि हमारे ऊपर मत आओ बिकॉज हम इसका कल्चर वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये था, चाइना क्या कह रहा था कि तिब्बत मेरा एरिया है, तिब्बत चाइना के अंदर ही आ रहेगा। और तिब्बतियंस क्या कह रहे थे, नहीं वी आर अ फ्री नेशन। और सेकेंडली जो उनका कल्चर था, जो उनका ट्रेडिशन था, उसको भी खतरा था चाइना से, वो अपना ट्रेडिशन इनके ऊपर फोर्स कर रहे थे। तो दिस वाज द ऑल तिब्बत इशू। और तिब्बत के दलाई लामा और बहुत सारे लोग आ जाते हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ हो गई हमारी चाइना से सेटिंग खराब। क्यों? अब इन चाइनीज़ को लगने लगा कि भाई इंडिया एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी कर रहा है। तुम किसी के दुश्मन को अपने घर बुला लोगे तो ऑब्वियस है ना तुम्हारा दोस्त तुमसे चिढ़ जाएगा। तुमने अपने दोस्त के दुश्मन को अगर अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो ऑब्वियस है जो वो तुम्हारा दोस्त है वो तुमसे बात करना बंद कर देगा, चिढ़ोगी। तो इस तरीके से चाइना ने हमें क्या कहा कि हम उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टडी द चाइनीज़ इन्वेजन 1962। एक ये बात हुई और एक और बात हुई जिसकी वजह से चाइना ने हमें इन्वेड करा। वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। दोनों तरफ से चाइना हमारे पे मिलिट्री वगैरह लेकर अपनी आ जाता है। उस समय पे इंडिया को नेशनल ह्यूमिलेशन होती है, पूरे वर्ल्ड के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती है कि इंडिया
एक हमला नहीं सह पाया और हमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ के पास मिलिट्री के सपोर्ट के लिए जाना पड़ता है। वी हैव टू बेग देम कि आके हमारी मदद करो। और उस समय पे हमारा जिगरी दोस्त USSR रशिया, उसने हमारी मदद नहीं करी थी। तो ये लेट्स स्टार्ट द चाइनीज़ इन्वेजन 1962। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो हमारा दोस्त चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करा और हमारा एक वॉर हुआ। तो दो डेवलपमेंट्स थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, एंड यस आई फॉरगेट टू टेल यू, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए इस चैप्टर के या किसी और चैप्टर के, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट के 11th में हो 12th में हो, तो मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको स्टार्टिंग में दिख गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, इस चैप्टर का नोट्स गिवन है, इस चैप्टर का टेस्ट गिवन है। गो एंड टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम ID C_Sahani। सिर्फ पॉलिटिकल के नहीं, हर एक सब्जेक्ट क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ के नोट्स वहाँ गिवन है। जस्ट गो एंड टेक द स्टडी मटीरियल। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आपका ये स्टार्टिंग। 2 डेवलपमेंट्स, 2 ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इंडिया एंड चाइना का रिलेशन खराब हो गया था। पहला तो वही तिब्बत वाली बात हो गई। चाइना ने एनेक्स करा तिब्बत को 1950 में। ये चीज़ हमें दोबारा इसलिए पढ़ाई जा रही क्योंकि एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द चाइनीज इन्वेजन 1962। तो उसमें हम बताएंगे कि चाइना ने तिब्बत को एनेक्स करा 1950 में, और ये हिस्टोरिकल बफर जो दोनों कंट्रीज के बीच में था वो खराब हो जाता है इससे। एंड इंडिया बार बार मना करती है। इनफैक्ट पंचशील एग्रीमेंट जो हमने साइन करा था उसमें हमने ये सबसे पहली बात क्या लिखी थी कि हम अपने और बाकी नेशंस की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ध्यान रखेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। अब इन्होंने तिब्बत के ऊपर जाके कब्जा कर लिया तो क्या ये उसकी टेरिटरी की इज्जत करे? नहीं, इन्होंने तो जाके कब्जे में ले लिया उसको अपने। तो इस वजह से उन्होंने भी अपनी तरफ से, चाइना ने भी बहुत गलत हरकत करी। इसीलिए इंडिया ने जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दिया इंडिया में 1959 के अंदर। दिस यू हैव टू मेंशन। और ये चीज़ को चाइना ने बोला कि इंडिया एंटी चाइनीज़ एक्टिविटी कर रहा है, इंडिया चाइना के खिलाफ एक साजिश रच रहा है और तिब्बत के साथ मिल गया है इंडिया। इस तरीके के आरोप इन्होंने हम पे लगाए। तो पहला तो रिलेशन खराब हो गया, पहली बात तो हो गई। दूसरी बात क्या हुई, बाउंड्री डिस्प्यूट था एक चाइना और हमारे बीच में। देखो बाउंड्री पहले ब्रिटिशर्स ने आके बना दी थी, ये है, ये है, ये है। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, अब क्या? तो इंडिया ने बोला भाई इतने सालों से जब ब्रिटिशर्स के अंडर में जो इस बाउंड्री को हम फॉलो कर रहे थे, अब भी उसी को कर लेते, क्या दिक्कत है, क्यों फालतू के चक्रों में पड़ना है हमने। तो इस समय चाइना ने क्या कहा, नहीं भैया मैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो सेटल हुई थी बाउंड्री उसको मैं नहीं मानूंगा। और एक वेस्टर्न में और एक ईस्टर्न पार्ट में एक लॉन्ग बॉर्डर को कहने लगा कि ये मेरा रीजन है। आके जो ऑलरेडी हमारा रीजन था जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हमारी फोर्सेस है, वहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में आगे चाइना कहने लगा कि ये ब्रिटिशर्स की बनाई हुई बाउंड्रीज को मैं नहीं मानूंगा, ये रीजन मेरा हो गया है। कौन कौन से रीजन है ये? अकासी चिन एरिया ऑफ लद्दाख, एंड सेकेंड इज अरुणाचल, जो नेफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, वो नॉर्थ ईस्ट की साइड में एक अरुणाचल के कुछ हिस्से को कहने लग गया कि ये मेरा हैगा। और बस खाली उसने ये नहीं कहा, धीरे धीरे 1957 और 59 के अंदर चाइना ने क्या करा, हमारा अकासी चिन को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि इसके ऊपर कब्जा कर लिया। कहाँ तो तुमने हमसे फ्रेंडशिप के ट्रीटियाँ साइन कर रहे थे, कहाँ तो पंचशील लगा रहे थे, कहाँ तो हमने तुम्हारे लिए अपनी मिलिट्री नहीं लगाई, और यहाँ आगे इन्होंने हमारे अकासी चिन को कैप्चर कर लिया और एक स्ट्रेटेजिक रोड भी बना दी। तब इंडिया और इनके बीच में स्किरमिशेस वर्ड लिखा है बुक के अंदर। मतलब पता है तुम्हें स्किरमिशेस का? नहीं पता होगा। स्किरमिशेस होता है छोटी छोटी फाइट, यानी कि बॉर्डर के ऊपर हमेशा कुछ समय बाद छोटी छोटी फाइट होती रहती है। तो सोल्जर्स के बीच में छोटी छोटी फाइट्स हुई और जब बड़े बड़े लीडर्स से उन्होंने बैठ के बातचीत करी, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला। हमने कहा कि भैया क्यों हमारा तुमने रीजन कर लिया है, पर ये चाइना तब भी नहीं सुधरा। अब टाइम आ गया था 1962 का, और ये वो समय था जब पूरा का पूरा वर्ल्ड किस में लगा था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर। अगर तुम बुक 1 पढ़ रहे होते तो पहली बार पॉलिटिकल स्टार्ट कर रही होती तो तुम भी अभी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में पढ़े होते, पर किसी को नहीं पता था उस समय पे चाइना इंडिया के अंदर क्या करता है, इन्वेजन आ जाता है चाइना इंडिया के अंदर। चाइना लॉन्च इन्वेजन फ्रॉम 2 रीजन, जैसे मैंने तुम्हें बताया 2 रीजन से आ जाता है इंडिया के अंदर। फर्स्ट अटैक करता है ये, और इसमें हम वेव्स पढ़ेंगे, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना ज़ॉम्बी की वेव होती है, वेव 1 वेव 2, उस तरीके से। और फर्स्ट अटैक करता है ये अक्टूबर 1962 को, 1 हफ्ते तक चलता है। ये कहाँ पे करता है? पहले करता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नेफा के अंदर ये हमारा अटैक करता है। उसके 1 महीने बाद सेकेंड वेव आ जाती है, मतलब दोबारा आ जाता है ये ज़ॉम्बी बन के हमारे पास। कब आता है? नेक्स्ट मंथ, समझ लो नवंबर में आया होगा, और उस समय पे ये लद्दाख को कंट्रोल करता है। और मैंने तुम्हें बताया स्टार्टिंग में कि उस समय पे हमने आर्मी नहीं लगा रखी थी बॉर्डर्स के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स थी, और फिर भी इतनी ज़्यादा हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। भाई चाइना तो हमारा दोस्त है, वो थोड़ी आके हमारे को कुछ कहेगा।
और हमारे पास दोनों तरफ से अटैक हो जाता है। इंडिया वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर, फॉर एन इन्वेजन। तो इस समय पे क्या होता है, हमारी यूनिलेटरल सीज फायर चाइना अनाउंस कर देता है कि भैया आ जाओ मैदान में। और क्या होता है, जो ईस्ट असम के प्लेन्स है, इनफैक्ट चाइना वहाँ तक आके कब्जा कर लेता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम में आके कब्जा कर लेता है। एंड इंडिया उस समय पे प्रिपेयर्ड ही नहीं था। तो हम जाते हैं बेचारे अमेरिका और ब्रिटेन के पास मिलिट्री की मदद मांगने के लिए, और हमारा जिगरी दोस्त सोवियत यूनियन उस समय पे न्यूट्रल रहता है। क्यों रहता है न्यूट्रल? क्योंकि देखो सोवियत यूनियन और चाइना दोनों कम्युनिस्ट नेशन है। उस समय पे इनकी बन रही थी, बाद में इनकी भी नहीं बनती। इनफैक्ट सोवियत यूनियन ही चाइना में आके उनसे बदला लेता है, जो भी कहता है छोड़ो उसको। तो सोवियत यूनियन चुप रहता है। एंड इस समय पे हमें पता चल जाता है दैट इंडिया को खुद की मिलिट्री इतनी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी कि कल को कोई अगर अटैक हो तो हम बिल्कुल ही सेल्फ प्रिपेयर्ड हो। हमें ना ही रशिया सोवियत यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट होना है, ना ही अमेरिका के, ना ही ब्रिटेन के ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना है। दो हमें मदद मांगने जाना पड़ा, अमेरिका और ब्रिटेन, जो हमें अभी भी जिनको हमने भगाया था उनसे, बिकॉज ऑफ दिस चाइना। तो अब क्या होता है, इतनी बड़ा जब आप कह सकते हो इंसिडेंट हो गया, तो जो टॉप आर्मी के कमांडर्स थे उन्होंने रिज़ाइन करा। लोगों ने कहा भाई क्या कर रहे थे तुम बैठ के, चाइना आके हमारे घर में आके हमारे को गोली चलाने लग गया, व्हाट वर यू डूइंग। तो उन्होंने रिज़ाइन करा। जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्णा मेनन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया वो समय पर। इनफैक्ट नेहरू जी को भी बहुत बातें सुनी पड़ी थी, और ये पहली बार था जब कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया, यानी कि हटाओ इनके सरकार को, बेकार है ये। कब? लोकसभा में लग जाता है, और उससे जो अगला इलेक्शन होता है उसमें हार जाती है कांग्रेस। वो भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। सो ये वो दौर शुरू हो जाता है जब लोगों का कांग्रेस पे से भरोसा उठ जाता है, कांग्रेस हारने लग जाती है। तो दिस इज ऑल व्हाट चाइना डिड विद अस। इसने हमारे से धोखाधड़ी करी, आके हमारे साथ इन्वेजन करा, हमारे साथ सीज फायर करी, और हमें इधर उधर भटकना पड़ा मदद मांगने के लिए। एंड इस साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, ये जो साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, साइनो लिखा है ये चाइना को, इसका इफेक्ट इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पड़ा। देखो हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक थी प्रो यूएसएसआर फैक्शन, यानी कि एक यूएसएसआर के हिसाब से चलती थी, और एक थी प्रो चाइना। तो क्या होता है, ये प्रो यूएसएसआर और प्रो चाइना वाले अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब चाइना ने तो गलत हरकत कर दिया हमारे साथ। तो जो प्रो यूएसएसआर वाला फैक्शन था वो सीपीआई बना लेती है, और 1964 के अंदर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर स्प्लिट आता है। अब आपको ये एग्जाम में आएगा कि चाइनीज इन्वेजन का इफेक्ट बताओ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज पे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 64 में वो अलग हो जाती है, एक बन जाती है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे चलेगी। इन्होंने क्या कहा कि हम चाइना प्रो हैं, और ये चाइना प्रो थे, मतलब कि तुम चाइना के साथ दे दो, चाइना ने हमारे साथ बदतमीजी करी है। तो इनके जो कुछ लीडर्स थे इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। किसके लीडर्स को? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एग्जाम में आ सकता है। इनके लीडर्स को अरेस्ट करा क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि दीज आर प्रो चाइनीज। और दूसरी कौन सी सरकार हमारी पार्टी बन गई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये प्रो यूएसएसआर ही रही थी। तो विद दिस हमारा और ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इस समय पे चाइनीज़ इन्वेजन के बाद हमें दिखाई दे गया कि देखो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, अरुणाचल वाला और जहाँ पे असम है, इस एरिया में कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, ना ही यहाँ पे डेवलपमेंट आता है, और ये आइसोलेटेड रहता है क्योंकि दूर से आए थोड़ा। तो इस वजह से लोगों को समझ में आया कि भैया अब प्रॉब्लम आ गई है। उसी समय पे स्टेटहुड भी मांगने लग गई थी सारी की सारी यहाँ के स्टेट्स, तो गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ा, और नागालैंड को स्टेटहुड दे दी गई, मणिपुर और त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, और यहाँ पे इलेक्शन हेल्ड हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये सिचुएशन थी, जिसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट जो थी वो इनलाइटन हुई कि भैया वो एरिया भी हमारा ही है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। और अब चाइना और हमारा जो बिल्कुल रिश्ता था बिल्कुल खत्म हो गया दोस्ती का। इसने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी, हमने कह दिया हिंदी चीनी बाय 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 बाय, दफ़ा हो जाओ, हमें तुमसे बात नहीं करनी। उसके बाद जो रिलेशन थे इंडिया और चाइना के वो कब सुधरते हैं? 1976 के अंदर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन। डिप्लोमेटिक होता है ना, कंट्री जाती है एक दूसरे के यहाँ हेलो हाय करके आती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं उनके आते हैं, हम डांस वांस देखते हैं, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप शुरू होता है 1976 के अंदर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं 1979 के अंदर विजिट करते हैं चाइना को। स्टार्टिंग होती है 76 से, 79 में अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। एंड उसके बाद जाते हैं राजीव गांधी जी। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखोगे, इंस्टाग्राम नोट्स में गिवन है, तो चाइनीज इन्वेजन में आपको फुल बताना है। दो डेवलपमेंट थी, पहले तिब्बत वाली, फिर जो बाउंड्री डिस्प्यूट था, फिर इन्होंने हम पे हमला करा, हम गए मदद मांगने अमेरिका और ब्रिटेन से।
हमारे आर्मी लीडर्स ने रिज़ाइन कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया वन मार्कर, और उसका इफेक्ट क्या आया, कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हो गई, एक CPIM और एक CPI बन गई। CPIM के लीडर्स अरेस्ट हुए एंड एट द एंड नॉर्थ ईस्ट जो एरिया था उसके ऊपर ध्यान दिया हमारी गवर्नमेंट ने, उन्हें स्टेटहुड मिली और डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ गए, फिर राजीव गांधी गए, खत्म। बस ये सब तो मैं लिखना है, पूरी स्टोरी मैंने बता दी, इसे अपने माइंड में सेट कर लो और ये एग्जाम में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में यू हैव टू राइट। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी में 1974 के अंदर इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट होता है। एंड देखो, जो हमारे उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी, वो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ थे, बिल्कुल वेपन के खिलाफ थे, एनर्जी के खिलाफ नहीं थे। वो कहते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसको प्रोडक्टिव पर्पस में लगाओ, इससे ऐसा काम करो जिससे सबकी भलाई हो। तो पीसफुल पर्पसेस के लिए वी वर ऑलवेज सपोर्टिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। और इंडिया के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि पहले तो देखो हम अभी संभले ही थे, अभी तो हमें इकोनॉमी वगैरह इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर करना था, फिर धीरे धीरे 1940 से हमने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। और होमी जे भाभा की लीडरशिप कह लो या उनकी गवर्नेंस कह लो या उनकी देख रेख के अंदर हमारा न्यूक्लियर जो एनर्जी प्रोग्राम था वो स्टार्ट होता है। और नेहरू जी ने बहुत साफ साफ बता रखा था कि जो एटॉमिक एनर्जी है अगर इंडिया उसका यूज़ करेगा वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए करेगा, शांति के लिए करेगा, किसी के ऊपर जाके उड़ाने के लिए वो नहीं करेगा। नेहरू जी सख्त खिलाफ थे न्यूक्लियर वेपन्स के, और इन्होंने क्या कहा, हमेशा कहते थे सुपर पावर्स को, USA एंड USSR को, वो हमेशा कहते थे कि तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे वेपन्स इकट्ठे करने की, इनफैक्ट यू शुड डू द डिसआर्मेंट। डिसआर्मेंट मतलब कोल्ड वॉर में पढ़ चुके हैं हम कि तुमने इतने सारे भर के रख लिए ना अपनी जेबों के अंदर, इतने सारे मिसाइल उनको ख़त्म करो, इससे एक दिन पूरा देश ख़त्म हो सकता है, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। तो ऐसा नेहरू जी कहते थे। अक्टूबर 1964 के अंदर चाइना अपनी कंट्री में न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, यानी कि ये भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाते हैं। तो अब टाइम आ जाता है जब USA, USSR, UK, फ्रांस, चाइना, पाँचों के पाँचों परमानेंट मेंबर UN सिक्योरिटी काउंसिल के, इन पाँचों के पास आ गया है अब न्यूक्लियर वेपन। चाइना ने भी कर लिया, अभी तक उसने नहीं करा था। तो ये सब मिलके एक ट्रीटी बनाते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। पूरे वर्ल्ड में इस ट्रीटी को लागू करना ये चाहते हैं। इसकी ट्रीटी का मतलब क्या था, इन्होंने ये कहा कि भैया 1968 में ये ट्रीटी लॉन्च हुई। इन्होंने कहा, एक टाइम दे दिया, 1960s का ही टाइम था ये, आई थिंक 68 कुछ का। इन्होंने कहा इससे पहले जिस भी कंट्री ने अपनी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो सही है, अब इसके बाद कोई भी 1968 के बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट अपनी कंट्री में नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये सब क्यों कहा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से इनको प्रेशर आ रहा था कि न्यूक्लियर डिसआर्मेंट करो, यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद करो। तो इन्होंने ये ट्रीटी बना दी, नाम रखा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इन्होंने एक टाइम दे दिया, इससे पहले जिसने बना लिया, अब आगे कोई नहीं बना पाएगा। जैसे कि तुम कह दो कि इससे पहले तुमने ये काम करना था तो कर लो, इस डेट के बाद कोई भी नहीं कर सकता। तो ये जो ट्रीटी थी इट वाज ये डिस्क्रिमिनेटरी थी। तुम पाँचों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, तुम पाँचों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम क्या तुम्हारे चमचे, हम क्यों माने, हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। तो इंडिया ने सरासर इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनी। इंडिया ने कहा मैं क्यों साइन करूँ, मैं भी बनाऊंगा न्यूक्लियर वेपन, मेरा जब मन करेगा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। इंडिया ने साइन नहीं करी। कुछ बेवकूफ़ कंट्रीज ने साइन करी भी थी बट इंडिया ने नहीं करी। और इंडिया उसके कुछ समय बाद फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करती है 18 मई 1974 को। पोखरान में ये टेस्ट होता है का, राजस्थान में पोखरान में ये टेस्ट होता है। इसका एक कोड नेम था, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहते हो तो तुम सर्च करके मुझे बताना कि इस न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था। और ये देखो, इंडिया का ये बहुत ही ग्रेटर मूव था। इंडिया ने दिखाया कि हम इन 5 कंट्रीज़ की बात नहीं मानेंगे, हम NPT साइन नहीं करेंगे, और इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म कर देते हैं। हमें देखते देखते क्या होता है, जो हमारा बराबर वाला हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, वो भी अपनी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म कर लेता हैगा। तो जब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म करता है तो उस समय पे पूरा वर्ल्ड हमें प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देता है कि इंडिया ने करा तो पाकिस्तान ने कर लिया। पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं, वो किसी भी गलत हाथों में पड़ सकते हैं। तो पूरा वर्ल्ड हमारे ऊपर प्रेशर डालता है कि आपने क्यों करा, और पाकिस्तान को भी मना करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया और पाकिस्तान को नहीं, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने चाहिए थे। और ये टाइम वो था, इस टाइम में खाली न्यूक्लियर वेपन की वजह से इंडिया को नहीं सुनना पड़ रहा था। इनफैक्ट इस टाइम के अंदर अरब और इजराइल वॉर हुआ था। अरब इजराइल वॉर, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं यहाँ पे वॉर हुआ, एंड इस वजह से क्या हुआ,
जो प्राइस था वो राइज हो गया। किसका? ऑयल का। ऑयल हमेशा से ही हर कामों में यूज़ आता है, तो ऑयल प्राइस हाइक हो गया, इस वजह से इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ गई ऑयल की। और ये वो फेज़ था जिसमें 1962 से 71 हमने पढ़ लिया, 62 से 71 पे आ गए ना चाइनीज़ इन्वेजन से। इस पे ये टाइम ऐसा था, इंडिया ने 3 वॉर झेले और जितने भी फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो बार बार चेंज होती रही। तो हमारे को विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लास्ट लाइन में हमें ये बताया, देखो कि जितना कुछ भी हमारे इंडिया में हुआ, वॉर हुए, उसका इफेक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे नहीं पड़ा। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, वो कुछ भी करती थी, पॉलिटिक्स तो खेलती थी पर वो फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती थी, वो उनको चलने देती थी। बिकॉज हमें अपनी वर्ल्ड के अंदर जो डिसीजंस लेने हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिक्स से दूर होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल। नाउ वी हैव टू स्टडी इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि देखो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा। अब इसमें हमें 2-3 लाइनों में बताया है कि इंडिया ने कहा कि मैं पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ तो करूँगा, बट इंडिया ने क्या करा था। तो मई 1998 के अंदर हमने और ज़्यादा सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, और वो हमने करे थे मिलिट्री पर्पस के लिए। और यही वो टाइम था जब हमें देख के पाकिस्तान ने करे थे, जो मैंने अभी तुम्हें ऑलरेडी बता दिया ना, ये उस पे आ गए हैं अब हम। तो ये वो टाइम था जब पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, और इस सिचुएशन को होल वर्ल्ड ने क्रिटिकल लिया। अब पूरा डर गया, पूरा का पूरा वर्ल्ड, कि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए न्यूक्लियर वेपन के, और सैंक्शंस लगने लगते हैं, यानी कि बड़े बड़े हमारे पास लेटर्स आने लगते, सैंक्शन आने लगते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, यानी कि यूएन से, कि इंडिया मत करो भैया न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, पाकिस्तान भी करेगा फिर तो तुम्हें भी नहीं करना है, डोंट डू इट। तो इंडिया ने कहा मैं क्यों ना करूं, जिसको करना और करे, बट मैं करूंगा। बट आई एम टेलिंग दैट मेरी तरफ से कभी शुरुआत नहीं होगी। नेहरू जी ने कह दिया नो फर्स्ट यूज़, कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना तो रहे हैं, बट न्यूक्लियर वेपन की हमारी पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज़। हम कभी भी पहले उन न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं यूज़ करेंगे। हमेशा हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, हमला करने के लिए नहीं बनाए हैं। जब हमारे ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी से सैंक्शन लगे तो हमने ये बात बोल दी। अब आपका जो एडेड टॉपिक है वो पढ़ाती हूँ आपको। और अब जो हमारे नए प्रधानमंत्री आए हैं अभी करंटली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा कुछ ही समय पहले? उन्होंने कहा कि देखो अगर कभी ज़रूरत पड़ी, अगर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हुआ, तो मैं जो ये नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, हमारे नो फर्स्ट यूज़ पहले यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम चेंज कर देंगे, यानी कि हम भी न्यूक्लियर वेपन का हमला फर्स्ट टाइम में कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा आके बता दिया कि आई कैन ऑल्सो डू द फर्स्ट यूज़। इंडिया भी पहली बारी में न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सकता है। अब हम अपनी फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी जो नेहरू जी ने बनाई थी उनको भूल गए हैं। अगर इंडिया की सिक्योरिटी को, इंडिया के ऊपर हमला का खतरा हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। ये नरेंद्र मोदी ने आके कह दिया कि अगर इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हुआ, इंडिया की टेरिटरी को कोई खतरा है, तो इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन छोड़ देगा। एंड अब इसलिए हम लोगों ने न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप, एक ग्रुप है जो न्यूक्लियर सप्लाईज का है, उसके जो इंडिया है मेंबर भी बन गया, यानी कि नाउ वी आर सपोर्टिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। अब हम किसी से नहीं डरते हैं, अगर हमारे को खतरा होगा तो हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। तो विद दिस आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने पढ़ा कि किस तरह, देखो पहला एरेना अलग होता था, पहले हमने कहा नो फर्स्ट यूज़, पर अब जब वर्ल्ड की सिचुएशन देखोगे तो चेंज लाना तो ज़रूरी है ना। तो अब हमने कह दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो इंडिया फर्स्ट यूज़ भी करेगा। तो विद दिस आपका होल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक में हमने चाइनीज़ इन्वेशन पढ़ा, चाइनीज़ के साथ फ्रेंडशिप पढ़ी, तिब्बत पढ़ा, और न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की मैंने फुल आपको बढ़ा दी है। तो विद दिस फुल चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इस चैप्टर के नोट्स इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट गिवन है। पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस में कंप्लीट करा चुकी हूँ, जाके आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्री का, इको का, ज्योग्राफी का, कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास क्लास 11 एंड 12 की ह्यूमैनिटीज़ का, गो एंड चेक इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पार्टीज इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। एंड अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट।